हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। मेरा नाम राजू कुमार है और मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हूँ 9th में। आप सभी के लिए इस चैनल पर डीएलएड हो, बीएड हो, एंट्रेंस की तैयारी, साथ में बीपीएससी कैसे क्रैक करेंगे, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और एक बार में बीपीएससी कैसे निकालें, इसके बारे में जानकारी और टिप्स देता रहूँगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में आप लोग को डीएनए से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम में पक्का है कि 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। फिर से पहला क्वेश्चन है आपके सामने और जिनका जिनका आंसर पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से देते जाएंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, उत्तक है या नाभिक है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसकी राइट आंसर की बात करें तो कोशिका जो होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपके सामने कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? क्या प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है या जल है? तो 80% से भी अधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो हमारे शरीर में जल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आप डीएलएड के जितने भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए है और साथ ही साथ बीएड का इंट्रेंस का भी एग्ज़ाम मई में एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि कोई एग्ज़ाम हो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? सवाल बड़ा डेंजर है कि निम्नलिखित में किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? क्या मूल रोम कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, प्लेटलेट्स में या मोनोसाइट में? क्या होगा इसकी राइट आंसर की बात करें तो लाल रक्त कोशिका में जो होती है वो नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है? यानी इसको कहीं कहीं आपको देगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। आपकी राइट आंसर की बात करें लाइसोसोम, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसे कोशिका का पावर पॉइंट या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है? चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाएंगे, जिनको जिनको पता होगा। नहीं जिनको पता घबराने की जरूरत नहीं, याद करते चलेंगे साथ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रक कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो नियंत्रण होता है वो केंद्रक से होता है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है? तो केंद्रक है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, टोटल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में और यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? क्या गैर एल्बुमिन कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं, गैर हिस्टोन कहते हैं या एल्ब्यूमिन कहते हैं? जरा फटाक से कमेंट बॉक्स आंसर बताएंगे। तो डीएनए का संबंध जिस मूल प्रोटीन से होता है उसे गैर एल्बुमिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला थोड़ा सवाल छिप गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल को ले लेते हैं हम। सवाल दिया हुआ कि डीएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सॉरी यहाँ पे आरएनए है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है सो बताना है। क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रकृति बनाना होता है या अनुवाद करना होता है? तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीव होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीव होते हैं कहाँ होते हैं सो आपको बताना है। क्या केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, कोशिका कला में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीव जो होते हैं वो गुणसूत्र में होते हैं। क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
फटाफट से क्लियर करेंगे, बकाने की जरूरत नहीं है। पहली वीडियो थोड़ा सा स्लो है, फिर स्टार्ट में फिर बाद में स्पीड कर देंगे। डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? डीएनए का, तो डीएनए का आप लोगों को पता होगा कि डीएनए का आकृति कैसी होती है, द्विकुंडली जैसी होती है, इस टाइप का होता है। तो सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन सामने नजर आ रहा होगा। चलिए, तो ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की दोहरी कुंडली का किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? डीएनए को सर्वप्रथम अलग जो है वो किसने किया था? तो ये किया था फ्रेडरिक हाफ मिक्सर ने। फ्रेडरिक हाफ मिक्सर ने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था, ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए सवाल क्या है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? क्या मिलर ने किया था, खुराना ने किया था, डी व्रिज ने किया था या केल्विन ने किया था? इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा खुराना ने किया था। किसने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण? तो खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप, यानी जिसको फिंगरप्रिंट बोला जाता है, तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता का, बलात्कारी का, चोर का, उपयुक्त में से सभी। तो इसके जो किया जाता प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है वो उपयुक्त सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। इससे बड़े बड़े केस सोल्व हो जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? सभी को पता होगा कि चाहे पुरुष हो स्त्री हो, टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ा तो एक सेम होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं, 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है जिसे को लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। और स्त्रियों में जो पाया जाता है XX और पुरुषों में पाया जाता है XY। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग को नजर आ गया होगा कि पुरुषों में जब पाया जाता है X और Y पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस वायरस की सर्वप्रथम खोज, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलती लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, खोज भी थी। ठीक है, खोज भी थी, यानी इस जो चारों ऑप्शन में सर्वप्रथम किस वायरस का खोज किया गया था? सर्वप्रथम क्या पोलियो था, HTLV था या TMV है या HIV है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो सर्वप्रथम जो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर की बात करें हम तो TMV है, इसका सर्वप्रथम खोज हुआ था वायरस का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? क्या कि जंतुओं में एक रोग होता है जिसे नाम है फूट एंड माउथ रोग, किस कारण उत्पन्न होता है? क्या जीवाणुओं के कारण होता है, क्या कवक के, क्या प्रोटोजोआ या विषाणु कारण होता है? 17 नंबर सवाल है। तो ये जो यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा कि फूट एंड माउथ रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। वायरस को विषाणु कहा जाता है। अगला सवाल है इबोला क्या है? इबोला जो है वो क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है? 18 नंबर सवाल का आंसर। ये जो है इबोला एक प्रकार का वायरस है। क्या है? एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पता नहीं कैसे कट गया, कोशिश करेंगे सुधारने का। चलिए हम क्वेश्चन बोल देते हैं कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? दूध जो होता है वो दही के रूप में हो जाता है, इसका आखिर कारण क्या है? क्या माइक्रोबैक्टीरियम है, स्टेफाइलोकस है या लैक्टोबैसिलस है या ईस्ट है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो राइट आंसर की बात करें कि दूध से जो दही बन जाता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण हो जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन पता नहीं कैसे कट रहा है। यहाँ था कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किस पौधे की जड़ों के साथ संयोग करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जो होते हैं वो किस प्रकार की पौधे की जड़ों में संयोजन होता है या पाया जाता है? तो जितनी भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सवाल है अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? अगर जो रोटी बनाते हैं तो रोटी आटा जिसको हम लोग सानना बोलते हैं या गूथना बोलते हैं, ठीक है, तो रोटी जो खिलती है वो किसके कारण खिलती है? ठीक
ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका मूल कारण है, ठीक है, मूल कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्वाचन। ठीक है, अगर आटा गूंथ के आप छोड़ देते हैं आधा घंटा के लिए तो उसमें ईस्ट का निर्माण हो जाता है, और जैसे ही आग के संपर्क में आता है तो CO2 गैस उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से जो है रोटी फूल जाते हैं, उठ जाते हैं, जिसको बोल सकते हैं। अगला सवाल है कि ईस्ट एक क्या है। ईस्ट जो है एक क्या है, सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, ईस्ट एक क्या है, तो ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल। वीडियो में बने रहेंगे और आप जो भी होगा फीडबैक जरूर बताएंगे, किस टाइप का क्लास चलेगा, फास्ट स्लो, ठीक है, सब सुविधा आपको मिलेगा और हर जानकारी मिलते रहेंगे। पेनिसिलियम का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलियम का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बेहद ही खास क्वेश्चन है टोटल, क्योंकि यहाँ से पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। प्रतिजीव पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलियम जो है किससे प्राप्त होता है? क्या कृत्रिम प्रक्रिया से, एक जीवाणु से, कवक से या विषाणु संक्रमित कोशिका से होता है? किससे होता है? तो प्रतिजीवी जो पेनिसिलिन होते हैं वो कवक से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन किस से प्राप्त होती है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए फटाफट से। अस्पायरोगायरस से, लेमिनेरिया से, उरेगेनिया से या ग्रेसिलेरिया से? तो आयोडीन जो होता है प्राप्त होता है वो लेमिनेरिया नामक घास पाया जाता है समुद्र में, उसी से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका 25 में से कितना नंबर आया, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। और वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास किस टाइप का चाहिए, कितना बजे लाइव चाहिए। आप लोग टोटल व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।